आज के क्लास में हम लोग सीटेट के ईवीएस सेक्शन से 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य कौन से नहीं हैं? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना। तो शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना ये पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, उस कथन को हमें ढूंढना है। पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ये भी सही कथन है। तीसरा है कि शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना, मतलब उसके बारे में नहीं बताना, जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके, ये गलत कथन है। क्योंकि हम किसी भी जानकारी से बच्चों को अलग नहीं रख सकते हैं। जब उन्हें जानकारी अगर नहीं होगी किसी चीज़ के बारे में तो फिर वे उसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकते हैं। चौथा, पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना, ये कथन सही है। तीसरा कथन गलत है और यही हमारा आंसर होगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला प्रश्न का आंसर 3 हो गया। और अब दूसरा प्रश्न, पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट, पर्यावरण शिक्षण में कई प्रकार के प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाते हैं, तो इसके पीछे का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, शिक्षार्थियों में साहचर्य द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना, शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्राप्त न करना। तो परियोजना का सिद्धांत इनमें से कौन सा कथन में छुपा हुआ है? तो ये दूसरे कथन में छुपा हुआ है कि शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, इस सिद्धांत को लेकर के चलेंगे परियोजना के सिद्धांत के साथ। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि किसी भी काम को करके सीखना, उससे ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट होता है बच्चों में। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। सुडौल शरीर, खोखली हड्डियाँ, पंख और परों है, पैरों नहीं है। पर का मतलब पंख होता है, ठीक है, पंख और परों, स्थिर रहने वाले पैर और गर्दन और घूमने वाली गर्दन, ठीक है, स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन, ये 4 विशेषताएं दी गई हैं पक्षियों से संबंधित। अब कहता है कि उपरोक्त अनुकूलन विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों की उड़ने में सहायता करती है? इन 4 विशेषताओं में से वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो पक्षियों को उड़ने में सहायता करती है, ये आपको ढूंढ करके बताना है। कौन कौन सा ऑप्शन इसको सपोर्ट करता है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 3 और 4, 2 और 3। तो आपको ये बताना है कि पक्षियों में पाई जाने वाली वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो पक्षियों को उड़ने में सहायता करती हैं। तो पहला, सुडौल शरीर, बिल्कुल सही है। उनका जो शारीरिक आकार होता है वो इस प्रकार का होता है कि वे हवा में उड़ने के योग्य होती हैं। खोखली हड्डियां भी सही है, उनके बोन्स जो होते हैं वे खोखली होती हैं, हेलो होती हैं, ताकि उनमें वायु भरा हो और वो उन्हें उड़ने में मदद करे। पंख और पर, ये भी सही है, पंख और पर की सहायता से ही वे उड़ पाते हैं। तो 1 2 और 3 सही हैं। चौथा है कि स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाले गर्दन, तो ये गड़बड़ है क्योंकि इससे उड़ने में कोई मदद नहीं मिलती है। उड़ने में सहायता के लिए पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन शामिल किया गया है। तो पहले ऑप्शन को सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कशेरुकी पहचाने जाते हैं। कशेरुकी जो जीव हैं उनकी किस विशेषता से वे पहचाने जाते हैं ये बतलाना है। उनके हृदय में
प्रकोष्ठों की मौजूदगी से, उनके शरीर पर शल्क की मौजूदगी से, कई अंगों की मौजूदगी से, रीढ़ की मौजूदगी से। तो इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो कशेरुकी जो जीव होते हैं वे रीढ़ की हड्डियों की मौजूदगी से पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। 2 प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के, बिना कंपटीशन के एक ही आवास सहअस्तित्व में रह सकती है। और चौथा है कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करती है। तो इन 4 कथनों में से कौन कौन से कथन हैं जो पारिस्थितिकी आवास का सही वर्णन करते हैं? ऑप्शंस आप अच्छे से देख लें और जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसमें आवासों के कथन में ये कौन कौन से कथन सही हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो पहला जो कथन है कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रजाति के जीवों का आवास जो होता है वो अलग अलग होता है, ये बिल्कुल सही है। आप अपने आसपास देखोगे तो जितने भी जानवर हैं उनके आवास अलग अलग प्रकार के होते हैं। दूसरा कथन है कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है, ये गलत है। तीसरा है कि 2 प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास में रह सकती हैं, ये कथन भी गलत है कि 2 प्रजातियां कभी भी एक ही आवास में नहीं रह सकती हैं बिना प्रतिस्पर्धा के। चौथा है कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है, ये सही है। जिस प्रकार का जीवों का कार्यात्मक लक्षण होगा उनका आवास उसी प्रकार का। तो पहला और चौथा कथन सही है, पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला सवाल है, फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है किस चीज़ में? चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक में चित्र दिखाने में, किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दिखाने में। तो यह जो सवाल है यह शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित सवाल है और इसके ऊपर डिटेल क्लास आया जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों को जिनका उपयोग शिक्षण के दौरान कक्ष में किया जाता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए क्लास आया हुआ है। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि फ्लेनल बोर्ड का उपयोग जो है वह किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दिखाने में किया जाता है। और फ्लेनल बोर्ड जो होता है यह एक तरह से खुरदुरा होता है और इसके जो चित्र इसके ऊपर जो चिपकाए जाते हैं उसके ऊपर की जो पीछे की जो सतह होती है वह भी खुरदुरी होती है, जिससे कि वे आपस में चिपक जाते हैं। तो फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में किया जाता है, याद रखेंगे। अब बढ़ेंगे इसके बाद अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह क्या है? सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो। दूसरा है सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। तीसरा है कि सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए। और चौथा है सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाएं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, आसान सा सवाल है ये कि सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए, है ना, तभी बच्चे कंसीडर कर पाएंगे कि जिस कॉन्सेप्ट को आप समझा रहे हो उसके बारे में उनका जो है क्लियरेंस हो पाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आंसू चित्र उपकरण कौन सा है जिससे आंसू चित्र का निर्माण किया जाता है? सूखा तेल, प्लास्टिक की फनल, स्प्रिट लैंप, अभिवर्धन हैंड लेंस। तो इसका सही से आंसर जो है वो तीसरा है, स्प्रिट लैंप। अगला प्रश्न है कि जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है किस चीज़ में? पानी में, तारपीन तेल में, फार्मलिन में, क्लोरोफॉर्म में। तो यह तीसरा ऑप्शन सही है कि फॉर्मलिन एक ऐसा पदार्थ है जो जीवों के सड़ने से बचाता है, तो इसी में संग्रहित करके रखा जाता है। एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, स्लाइड दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो एपिडोस्कोप का जो है उपयोग पुस्तक में छपे चित्र को दिखाने के लिए किया जाता है
यह एक प्रोजेक्टर की तरह होता है। अगला सवाल है कि एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो। तो आप जब ट्रैवल मैप देखोगे तो वहाँ पे औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में चिल्का झील आता है, जो प्रमुख यात्रा पर्यटन स्थल है। तो चिल्का झील यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अगला है कि खेतों के मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि वह छोटे कीटों को खाकर के फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है। तो ये तो गलत है कि केचुआ छोटे कीटों को नहीं खा पाता है। गंदी मिट्टी को खाकर के फसलों की आयु बढ़ाता है, ये भी गलत ऑप्शन है। भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, ये भी गलत है। भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, ये सही है। ये केचुआ जो है भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि केचुआ जिस भूमि में रहता है वहाँ की भूमि काफ़ी सरल हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, उसमें वायु आसानी से प्रवेश कर पाती है। और केचुआ जब मरता है तो उसके मृत शरीर से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ह्यूमस प्राप्त होता है। तो यह भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है। अगला सवाल है कि दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे कि चलो भाई अब तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चलो खेलने के लिए। बच्चे खुशी खुशी चले जाएंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख करके आराम से सो जाएं। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ये सही ऑप्शन है कि हमें पाठ को रोचक बना देना है। कुछ ऐसे दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करना है, जैसे मोबाइल से ही कोई चैप्टर के बारे में कुछ चित्र दिखा दिए, कुछ वीडियो क्लिप दिखा दिए, तो वो रोचक बन जाता है और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। प्रकरण को बदलना नहीं है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न आप देखोगे, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। अभिभावक से क्यों पूछेंगे? जब बच्चों को आप लेकर के जा रहे हो तो आपसे पूछेंगे। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। चुपचाप तुम लोगों को केवल देखना है, कोई प्रश्न नहीं पूछना है, ऐसा भी नहीं करना, ये भी गलत है। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, खूब मस्ती करनी चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा है कि शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन सही है कि सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, प्रजातांत्रिक माहौल होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वायु हिस्से में पाई जाती हैं। यह पौधे की कौन सी प्रजाति है? अब यहाँ पे आप सवाल को समझने का प्रयास करोगे कि पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति है, कोई भी एक प्रजाति है, यह बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत में और वो भी वायु हिस्से में, पूरे भारत में नहीं, भारत के वायु हिस्से में एक खास विशेष स्थान पे ही उगती हैं। तो यह पौधों की कौन सी प्रजाति होगी? विलुप्त प्राय हो सकती है? नहीं, विलुप्त प्राय नहीं है, क्योंकि बहुत संख्या में उगती है तो विलुप्त प्राय नहीं है। जोखिमपूर्ण भी नहीं है, स्थानीय, जी हाँ स्थानीय सही है, क्योंकि ये पूरे संसार में नहीं उगती हैं। भारत में भी भारत के किसी एक खास हिस्से जिसका नाम वायु रखा गया है यहाँ पे मान करके, तो स्थानीय पौधा की प्रजाति है ये, ठीक। अगला सवाल आप देखोगे कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, जब बर्फ के दो टुकड़े लेकर के आपस में दबाया जाता है ना, तो वे टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। आप बताना है कि क्यों?
क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा कारण है जिसके कारण बर्फ़ के 2 टुकड़े आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं? तो यहाँ पहला ऑप्शन सही है कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है और बर्फ़ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अगला सवाल है, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण बताता है। पहला है कि आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए, मिट्टी की सांद्रता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, मिट्टी का ढेला बनने से रोकने के लिए। निम्न में से सही कारण क्या है? कथन 1 एवं 2, 2 एवं 3, 3 एवं 4, 4 एवं 1। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2 फसलों के बीच के अंतराल में खेत की जुताई क्यों की जाती है? क्योंकि आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखा जाए, है ना, ये सही कथन है। साथ ही मिट्टी की सांद्रता यानी कि मिट्टी स्पॉन्जी हो, उसमें वायु पर्याप्त मात्रा में प्रवेश करती रहे, इसके लिए ये 2 सही कारण है, 1 और 2, पहला ऑप्शन सही है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाती, इनमें से कोई नहीं। तो जल से जब बाहर मछलियों को निकाला जाता है तो मछलियों के श्वसन तंत्र में गिल्स होती हैं जो सांस लेने का काम करती हैं। गिल्स का काम है जल से ऑक्सीजन को अलग करना और ऑक्सीजन का उपयोग सांस के लिए किया जाना। लेकिन जब मछलियों को जल से बाहर निकाल लिया जाता है तो गिल्स को पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण सांस लेने की प्रक्रिया वहाँ बंद हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा कि वे सांस नहीं ले पाती हैं। अगला सवाल है, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है, इसको कब मनाया जाता है ये बताना है। चैत्र शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, श्रावण शुक्ल तीज को, चैत्र शुक्ल नवमी को। तो ये पहला ऑप्शन सही है, चैत्र शुक्ल, चैत्र माह के तृतीया तिथि को जिसे तीज कहते हैं, इस तिथि को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। और गणगौर का त्यौहार जैसे करवा चौथ होता है उसी प्रकार का त्यौहार है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि गणगौर के त्यौहार को कुंवारी लड़कियां भी मनाती हैं, विवाहित महिलाएं भी मनाती हैं। उसके पीछे कारण है कि उनके पति की दीर्घायु के लिए वे गणगौर का त्यौहार मनाती हैं, जबकि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वे अपनी इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं। अगला सवाल है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस बायोगैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। तो बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है कि शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? पानी और एथिल एल्कोहल, पानी और ग्लिसरॉल, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल, पानी और मेथिल एल्कोहल। तो यह भी बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, यदि आप लोगों को मालूम है तो आप सही करोगे, अन्यथा गलत करोगे। हालांकि इस तरह के प्रश्न आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक सेट के लिए तैयार किया गया है इन सारे सवालों को, तो इसको बनाते चलेंगे। और इसका सही से ऑप्शन तीसरा है, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल का मिश्रण होता है। अब बढ़ेंगे आगे के सवालों की ओर। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है, क्यों? तो गेहूं के आटे में जब यीस्ट मिलाया जाता है तो उसमें खमीर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बुलबुला के रूप में निकलती है तो पूरा आटा जो होता है वह मुलायम हो जाता है, रंध्री हो जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बतलाता है।
विटामिन सी की पहचान कैसे करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न है। यह नींबू, संतरे तथा आंवला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग होता है? नहीं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ना कि सी की कमी से। तो ये गलत कथन है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ये सही है। विटामिन सी से इम्यूनिटी बूस्टअप होता है और पिछले कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि विटामिन सी की गोलियां बहुत ज़्यादा मात्रा में मरीजों को दी गई, जिससे कि उनका बूस्टअप हो इम्यूनिटी सिस्टम। चौथा है कि यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, दांत ढीले पड़ जाते हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो 1, 3 और 4 ये 3 कथन यहाँ पे विटामिन सी के बारे में सही है। तो यही पहचानना है कि उपरोक्त जानकारी में से कौन कौन से कथन सत्य हैं विटामिन सी के बारे में। तो 1, 3 और 4 तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अब बढ़ेंगे आगे। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। अब यहाँ असेसमेंट से सवाल आ गया। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन एवं मूल्यांकन, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये सभी विषयों से संबंधित रहेगा। आपको सभी विषयों में से सवाल देखने को मिलेंगे, चाहे आप गणित में हो, चाहे वो आप अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, किसी भी विषय में। तो आकलन और मूल्यांकन, इन दोनों चैप्टर को आप डिटेल से पढ़ लेना है आपको। तो यहाँ पे सवाल है कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। आपको यह ध्यान रखना है कि पेपर 1 में प्राथमिक स्तर की ही बात की जाएगी। 1 to 5 कक्षा पे फोकस रहता है और 1 to 5 कक्षा के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपको ध्यान में रखना है। जबकि आप 6 to 8 यानी कि पेपर 2 में बैठोगे तो आपको अपर प्राइमरी के बच्चों को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा कि शिक्षक द्वारा सतत यानी कि लगातार कंटिन्यूअस CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया जाएगा। असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, बच्चों के साथ भी बांटना, उनके अभिभावकों के साथ भी बांटना। अभिभावकों के साथ बांटना इसलिए ज़रूरी है ताकि उन्हें अपने बच्चों के सही डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिल सके। आगे सवाल है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्या का निदान करना, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे सारी क्रियाएं हैं जो शैक्षणिक गतिविधि के अलावे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए करवाई जाती हैं। तो विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना ये इसका सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर चौथा सही होगा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन जो हैं वह बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसे आप ढूंढें। दत्त कार्य क्या होता है? दत्त कार्य यानी कि होमवर्क जो हम बच्चों को क्लास खत्म होने के बाद घर से बनाने के लिए देते हैं उसे दत्त कार्य कहा जाता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, ये गलत है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत सही है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है? जी नहीं, एकमात्र तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं आकलन के। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने
और फिर उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ये सही है, ये सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन है। और हमें इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में, जहां हमें सबसे सटीक आंसर को ढूंढना होता है। कुछ ऑप्शन जो हैं वो सही लगते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा सही हो उसे ही ढूंढना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? विद्यालयों में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जी हाँ, ये एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य भी है। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करना। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए तकनीकी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, दोनों तो एक ही ऑप्शन हो गया। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, फैक्ट डालना, उन्हें कौन से पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये गलत है। पहला ऑप्शन ही सही है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। आखिरी सवाल है कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना ही पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। काफ़ी आसान सा सवाल था, लास्ट सवाल। तो इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों का हमने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया। उम्मीद है इनमें से कुछ सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और कुछ सवाल बेकार भी लगे होंगे। सेट में इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। तैयारी करने के लिए आपको अरिहंत के गाइड का मैं रिकमेंडेशन करता हूं। और ये जो सवाल थे ये अरिहंत के पब्लिकेशन के बुक से ही लिए गए थे। तो आप अरिहंत के बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके गाइड से, इसके क्वेश्चन बैंक से। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।